तो यार पिछली वीडियो का लाइक टारगेट हिट नहीं हुआ था, जिस वजह से ये वीडियो 20 मिनट से छोटी ही होगी। तो यार मैं तुम लोगों को बता दूं, मेरी वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन आपके लाइक और कमेंट पे ही डिपेंड करती है। जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी ही बड़ी वीडियो होगी। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे ईपो अपने फर्स्ट डेब्यू मैच को एक गजब तरीके से फिनिश करता है और सारे के सारे ईपो से अपनी अपनी उम्मीदें लगा बैठते हैं। कुछ लोग तो ईपो से उसकी फर्स्ट बाउट से ही उसके फैन बन जाते हैं और वो लोग उसके रुकी ऑफ द ईयर के लिए उसे प्रमोट भी करने लगते हैं। मियाटा एक मुस्कुराहट के साथ यहाँ से चला जाता है। कहानी ईपो के अपोनेंट ओदा पे जाती है जो कि काफी बड़ी हार को सफर कर चुका होता है। उसकी इस हार ने उसे एक खूबसूरत सा सबक सिखाया होता है। हार्ड वर्क बॉक्सिंग में कितनी ज्यादा जरूरी होती है। वो हार्ड वर्क, वो डेडिकेशन, वो बरकते हुए शोले जो कि उसने ईपो में पाए, उसे अब कहीं जाके रियलाइज होने लगता है कि हाँ यार उसे अपने ऊपर पछतावा होने लगता है। वो इतने टाइम से बॉक्सिंग को हल्का लेके बॉक्सिंग का मजाक उड़ा रहा था। वो ईपो का फर्स्ट बॉक्सिंग मैच था, लेकिन वो इस तरह से लड़ा था जैसे कि वो ईपो का आखिरी मैच है। हानी ईपो और उसके दोस्तों पे जाती है और वो लोग उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बार में काफी सारी लड़कियां ताकमुरा, आओकी और किमुरा को जानती होती है कि मोस्टली ये लोग अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने इधर ही आते हैं। आज पहली बार यहाँ पे ईपो की विक्ट्री सेलिब्रेट हो रही होती है। लड़कियों ने उसे घेर रखा होता है। सारे लोग उसका क्यूट सा चेहरा देख के कहने लगते हैं, नहीं मुझे यकीन नहीं आता कि ये बंदा भी एक बॉक्सर है। वो को रियलाइज होता है कि उसके तो कभी कोई दोस्त भी नहीं थे और आज वो उनके बीच में बैठ के अपनी फर्स्ट विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है। कहानी अगले दिन पे जाती है जहाँ पे ईपो अपनी मदर का बिजनेस में मदद करने के बाद अपने रोड वर्क पे निकल जाता है। यहाँ तक वो रोड वर्क करते करते इवन के स्कूल भी जाने लगता है। यूं ही गुजरते गुजरते रास्ते में उसकी नजर अपनी क्रश पे पड़ती है और उसको देख के ईपो जेंटलमैन की तरह वॉक करने लगता है। उसके चले जाने के बाद हम देख पाते हैं ईपो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी पहली विक्ट्री को लेके। इसके साथ ही साथ अपने पहली डेब्यू मैच की हीट ईपो अभी तक महसूस कर पाता है। वो इंटेंसिटी, वो शोले से ईपो की तो मन को तब कहीं जाके सुकून मिला था जब वो जीता था और लोगों ने उसे कितना ज्यादा अप्रिशिएट किया। यार स्कूल पहुंच जाने के बाद ईपो के मुंह पे इतने ज्यादा जख्म देख के लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम आखिर कहाँ पे गिर गए। ईपो उससे बताता है कि कल उसका फर्स्ट डेब्यू मैच था और यहाँ तक उसने विक्ट्री भी हासिल कर ली। इसी बात को लेके चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर रखा होता है। उसके बाद ईपो जब रूफ टॉप पे जाके अपने लंच को एंजॉय कर रहा होता है, तभी देखते ही देखते वहाँ पे उमेजावा और उसके चमचे भी पहुंच जाते हैं। हर बार की तरह तीनों की तीनों उसे फिर से घेर लेते हैं, पर इस बार वो उसे बुली करने नहीं आए होते। और यहाँ पे उमेजावा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए थोड़ी सी हिम्मत करके पूछ ही लेता है, मैंने तुम्हारे क्लासमेट से सुना है कि तुम अपना पहला डेब्यू मैच जीत गए हो, बताओ आखिर तुम कैसे जीते। वो ईपो को काफी ज्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि अपनी पूरी कहानी बताना, पर ईपो भी मजबूर है उन्हें पहले राउंड से लेके आखिरी राउंड तक की कहानी बताने लगता है। के बाद ईपो उनसे सवाल पूछते हुए कहने लगता है कि क्या तुम सबको बॉक्सिंग पसंद है। उमेजावा काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलने लगता है, जारी सी बात है इडियट, फिर बॉक्सिंग किस लड़की को पसंद नहीं होगी कि हम तो हर एक बॉक्सर की दाद देते हैं, स्पेशली उनकी पावर की। ईपो खुशी से कहने लगता है, तो क्या इसका मतलब तुम लोग मेरी भी दाद देते होगे। ये सब सुन के उमेजावा गुस्से में आके उसके गिरबान को पकड़ते हुए कहने लगता है, हाँ, मैं मर भी जाऊं मगर फिर भी तेरी दाद ना दूं। इसके बाद उमेजावा उससे पूछने लगता है, तो तुम्हारा अगला नेक्स्ट मैच कब है। ईपो उससे बताता है कि लगभग 1 महीने के बाद। सब सुनने के बाद उसके बुलीज यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से चले जाने के बाद हम उन्हीं बुलीज को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं दरअसल वो यहाँ पे ईपो से माफी मांगने आए थे, लेकिन उनके घमंड ने, उनकी प्राइड ने उन्हें इजाजत नहीं दी। कहानी ईपो पे जाती है जो कि चीफ के साथ अपने अगले मैच के लिए एज यूजुअल हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। किसी वजह के कारण यहाँ पे चीफ ने फूजी को भी बुलाया होता है। हम देख पाते हैं प्रैक्टिस करते दौरान ईपो अपने थंब को अपने दांतों में चुबा रहा होता है। इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब है ईपो पीकाबू स्टाइल की ट्रेनिंग कर रहा है। इसके कारण ईपो अपने चिन को गार्ड कर सकता है, जैसे कि हम सबको मालूम भी है जब कोई बॉक्सर सही तरीके से चिन पे हमला करने में कामयाब हो जाए तो उसका अपोनेंट वहीं पे नॉकडाउन हो जाएगा। इसी वजह से ईपो पीकाबू स्टाइल की ट्रेनिंग कर रहा है, जो कि कजडी अमाटो ने सबसे पहली बार माइक टाइसन को ये टेक्निक सिखाई थी। खैर यार अपनी प्रैक्टिस से फारिग हो जाने के बाद चीफ के कहने पे फूजी ईपो को एक और वीडियो टेप
देता है। ये वही टेप है जो कि मियाटा का हाल ही में ही मैच हुआ था ताकि ईपो उससे कुछ सीख सके। फिर फूजी यहाँ पे ईपो को बताता है कि तुम्हारे नेक्स्ट मैच के साथ ही साथ रुकी टूर्नामेंट की भी शुरुआत होने को जा रही है, उसके लिए मैं तुम्हें गुड लक कहना पसंद करूंगा। अगले सी में ईपो मियाटा की टेप वगैरह कोई देख रहा होता है जिसमें वो नोटिस करता है मियाटा अपने गजब किस्म की फुटवर्क के कारण काफी ज्यादा स्पीड में जैगिंग्स वगैरह को थ्रो करता है जो कि इससे काफी जल्दी मैच जीतने में मदद करती है। ईपो को रियलाइज होता है कि इस मैच में रुकी ऑफ द टूर्नामेंट में उसे मियाटा से भी लड़ना होगा। जो भी रुकी किंग ऑफ द टूर्नामेंट जीतेगा सारे बॉक्सर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का टाइटल उसी बॉक्सर को जाएगा। ईपो दोबारा से अपनी ट्रेनिंग में मगन हो जाता है और थोड़ी देर में ईपो के पास चीफ आके कहने लगता है ईपो तुम्हारे अगले महीने का अपोनेंट सेलेक्ट हो चुका है, उसका नाम है योशियो फुजिवारा। अभी तक वो एक ही जीता है और एक हारा है। ये रिकॉर्ड को देख के ताकामुरा कहने लगता है ओ ईपो तुम तो इसे आसानी से हरा दोगे। चीफ ईपो को वार्न करते हुए कहने लगता है बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें तुम्हारा अपोनेंट हर लम्हे में किसी भी सिचुएशन को एकदम पलट सकता है, चाहे उसका रिकॉर्ड जितना मर्जी बेकार से बेकार क्यों ना। कभी भी अपने अपोनेंट को हल्के में मत लेना। ईपो अब ईपो को और भी ज्यादा पुश करने लगता है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को लेके ज्यादा से ज्यादा सीरियस रह सके। ये ईपो पे काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा भी होता है। ईपो अपने जनून में बहते हुए खोते हुए अपनी सिर्फ ट्रेनिंग के लिए अपने आप को डिवोट कर देता है। हम देख पाते हैं ईपो की पंचेस पहले से काफी ज्यादा शार्प है और पावरफुल है। करते करते यहाँ तक एक महीना गुजर भी जाता है। ईपो के मैच का वक्त हम सबके सरों पे टूट आता है। यहाँ तक हम ईपो की बुली को भी देख पाते हैं। उमेजावा अपने दोस्तों के साथ मिलके ईपो का मैच देखने आया होता है। थोड़ी देर में ईपो रिंग की ओर अपने कदम जमाने लगता है। जब उमेजावा और उसके साथी जब ईपो के अपोनेंट पे अपनी नजरें ठहराते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये फुजिवारा काफी ज्यादा ईपो से साइज में बड़ा लग रहा होता है। उसकी मसल भी काफी ज्यादा होती है। उसके चेहरे पे एक खतरनाक सी खिलिंग सी लुक होती है। देखिए उमेजावा कहने लगता है अगर रिंग में मेरा ये अपोनेंट होता तो मैं तो पहले लम्हे में ही खिसक लेता। दोनों के बीच में बॉक्सिंग मैच की शुरुआत होती है। यहाँ पे फुजिवारा अपनी शुरुआत सॉफ्ट पंचेस से करता है जो कि ईपो ब्लॉक कर रहा होता है। फिर अचानक से इसी बीच में फुजिवारा ईपो पे अपना पावर पंच को थ्रो करता है। सीधा ईपो को लगता है। ये देख के उमेजावा के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खैर यार ऐसा तो सिर्फ लोगों ने सोचा था। हमें दिखाया जाता है उसके इतने पावरफुल पंच को भी ईपो ने अपने पीकाबू स्टाइल से ब्लॉक कर लिया होता है। उसकी ब्लॉकिंग पावर देख के फुजिवारा फौरन से अपने कुछ कदम पीछे लेने लगता है। ये लम्हा, ये मौका, ये समय, ये वक्त ईपो के लिए सब कुछ एकदम से सुनहरा होता है। ईपो इंटेंसिटी से उसकी ओर अपने कदम जमाने लगता है। फुजिवारा थोड़ा सा पैनिक करते हुए ईपो पे कुछ पंचेस मारता है। वो पावर पंचेस होते हैं मगर ईपो ने आसानी से ब्लॉक कर लेता अपने पीकाबू स्टाइल से। ये तुरंत बाद उसके हमलों में से होते होते ईपो का पंच गुजरता है। वो पंच इतना ज्यादा ईपो का पावरफुल होता है कि वो फुजिवारा के डिफेंस को तोड़ते हुए सीधा उसके मुंह पे जा लगता है। उसका एक पंच इतना ज्यादा भारी होता है कि फुजिवारा की अक्ल ठिकाने आ जाती है। इसके बाद ईपो अपने शार्प जैकिंग के पंचेस उस पे बरसाने लगता है। ईपो की शुरुआत ना होती और ईपो की कोई इंतहा ना होती, उसके पावर पंचेस कई गुना ज्यादा बढ़ के होते हैं। फुजिवारा की सोच से भी मिजावा और उसके दोस्त अपना मुंह खोल के बस घूरते रह जाते हैं। अब चूंकि फुजिवारा उसके खिलाफ जीत तो नहीं पा रहा होता, फ्री जो ही 1 मिनट के लिए अपनी नजरें हटाता है। फुजिवारा इस मौके से फायदा उठाते हुए यहाँ पे चीटिंग करता है और ईपो को अपना सीधा सर दे मारता है। इसी मौके से फायदा उठाते हुए एक शार्प पंच थ्रो करके ईपो को यहाँ तक नॉकडाउन भी कर डालता है। यहाँ पे सब स्पेक्टेटर्स में जो ऊपर बैठ के देख रहे होते हैं सिर्फ उन्हीं को दिखा होता है। इस वजह से रेफरी यहाँ तक काउंटिंग भी कर रहा होता है। देखिए ईपो फौरन से अपने कदम जमा के खड़ा हो जाता है काउंटडाउन के पूरे होने से पहले पहले। वो जब दोबारा से उस पे बाड़ी पड़ने लगता है तो फुजिवारा इस बार पहले से ही ऐसा करता है। बार रेफरी देख लेता है। वो यहीं पे मैच को रुकवाते हुए फुजिवारा को वार्न करता है और उल्टा फुजिवारा बहाने बनाते हुए कहने लगता है कि इसका पीकाबू स्टाइल में इसका सर इतना नीचे है कि मैं जब हमले के लिए आगे बढ़ता हूँ तो इसके सर से टकरा जाता हूँ। और ईपो उसके चेहरे पे एक कातलाना मुस्कुराहट देख के समझ जाता है कि ये बंदा मेरे साथ गेम खेल रहा है। यही चीज देख के उमेजावा और उसके दोस्तों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो ईपो को चेयर करते हुए कहने लगते हैं ईपो इस साले की औकात याद दिलवा दे इसको। ईपो और फुजिवारा दोबारा से दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और पंचेस एक्सचेंज करने के दौरान यहाँ तक ईपो भी डैमेज ले रहा होता है। पर ईपो के पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ज्यादातर डैमेज फुजिवारा को ही जारी होती है। इसके बाद ईपो उस पे इतनी तेज से पंचेस की बारिश कर डालता है। यहाँ तक फुजिवारा को एक मौका भी नहीं मिलता कि वो अपने हाथ को हिला भी पाता। वजह से वो उस पे दोबारा से अपने सर से हमला करता है। पर इस बार ईपो से सहने के लिए पूरे तरीके से तैयार होता है। जो देख के फुजिवारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर ईपो अपने खतरनाक राइट अपरकट का इस्तेमाल करके उसके डिफेंस को तोड़ते हुए उसके सीधा मुंह पे जा लगाता है। फिर जिस तरह के उसे ताकामुरा ने सिखाया होता है एक कदम लेके अपने हिप को लॉक करके
एक और खतरनाक किस्म का पंच थ्रो करता है। बस ये काफी होता है, फुजीवारा यहीं पे नॉकडाउन होके गिर जाता है। इसी समय फुजीवारा अपने होश खो बैठता है और ईपो को यहाँ पे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये देख के सबसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं बल्कि उमेजावा और उसके दोस्तों को होती है। इसके चलते वो लोग ईपो के राइट अपरकट को डिस्कस करने लगते हैं कि ईपो अपने पंचेस में काफी ज्यादा पावर रखता है। इसके साथ ही साथ उन्हें अपने ऊपर काफी ज्यादा पछतावा भी होने लगता है कि वो इतने ग्रेट शख्स को एक वक्त में बुली किया करते थे। अगले सीन में ईपो जब घर लौट के जा रहा था तभी उमेजावा उसके पास आके उसे अपने पीछे आने के लिए बोलता है। जब वो उसके पीछे आता है तो वो उसे ग्राउंड में ले जाके अपने सारे गुंडों में खड़ा कर डालता है। उमेजावा कहने लगता है यह है वो शख्स ईपो मकानाउची जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे बढ़ के ये मेरा बेस्ट यार है। ये सुनते सारे के सारे गुंडे ईपो से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसकी दाद देने लगते हैं। उमेजावा ने बताने लगता है कल मैं इसका मैच देखने गया था और ये काफी बहादुरी से लड़ा। जो सुन के ईपो भी चौंक जाता है कि उमेजावा उसका मैच देखने आया था और उमेजावा बस तारीफ के ऊपर तारीफ करता चला जाता है ईपो की। जो सुन के ईपो को भी काफी ज्यादा अच्छा महसूस होने लगता है। इसी में ये लोग दोबारा से आओकी की नूडल शॉप में बैठे होते हैं और यहाँ पे भी सारे दोस्त मिलके ईपो की विक्ट्री को फिर से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मैं तुम सबको बता दूं अब ईपो को 1 साल हो चुका है जब से वो ताकुमुरा से मिला है और ये ईपो की फर्स्ट एनिवर्सरी भी होने को जा रही है जब से उसने जिम को ज्वाइन कर रखा है। और ये लोग अब यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि रुकी किंग चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में ईपो का सबसे पहला अपोनेंट कौन होगा। ताकुमुरा फिर उससे बताने लगता है कि रुकी किंग चैंपियनशिप को उसने एक ही झटके में जीत लिया था। वो ईपो को कहने भी लगता है कि वो उसके लिए एक बिल्कुल आम बॉक्सिंग मैच की तरह था कि उसने अपने फाइनल अपोनेंट को सिर्फ एक ही पंच से नॉकडाउन कर दिया था। कि रुकी चैंपियनशिप में किमूरा की तबीयत खराब हो गई थी, उसे काफी ज्यादा तेज बुखार था और वो लड़ नहीं पाया। और जहां तक आओकी की बात है, आओकी तो पहले राउंड में ही अपना हार गया था। अब कहानी अगले सीन में जिम की ओर जाती है जहां पे अगले दिन भी एज यूजुअल ईपो अपने शोलों से उभर होता है ट्रेनिंग करते दौरान। थोड़ी देर में मैनेजर यागी यहाँ पे रुकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट का चार्ट लाते हैं। सारे के सारे ईपो के राउंड्स बने होते हैं कि इस अपोनेंट को हराने के बाद ईपो अगली बार किससे लड़ेगा। यार इस चार्ट में ईपो का फर्स्ट अपोनेंट जेसन ओजुमा होता है जो कि एक फोरिजन होता है ना कि जापान से। से पहले अमेरिका की मिलिट्री को सर्व करता था, मतलब कि सोल्जर हुआ करता था। इसने अब तक 3 बाउट्स लड़ी है और तीनों की तीनों ही जीती है। फूजी यहाँ पे कहने लगता है जितनी भी इंटेल हमारे पास है उसके मुताबिक ये जेसन काफी ज्यादा पावरफुल है। कहानी जेसन पे जाती है जो कि इस वक्त अमेरिका में होता है। चाहे जरूर वो बॉक्सिंग रिंग में काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसके साथ ही साथ वो दिल का उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। अगर बदकिस्मती से जेसन और उसकी मदर काफी ज्यादा गरीब होती है, वजह से तो जेसन बॉक्सिंग लड़ रहा है ताकि वो फेमस होके पैसा ला सके अपनी माँ के लिए। जेसन अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए काफी ज्यादा केयर करता होता है। इस वजह से तो वो जापान जाते वक्त काफी ज्यादा अफसरदा होता है। जेसन जब जाने लगता है उसके सारे लोग चीयरिंग करने लगते हैं, यहाँ तक उसकी बुरी माँ भी। पानी ईपो पे जाती है जो कि अभी तक अपनी लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पे उसे जेसन के बारे में थोड़ी सी फिक्र भी हो रही होती है कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। कि जेसन के बारे में अफवाह फैली हुई है कि उसने जितनी बार भी अपनी विक्ट्री हासिल की है वो अपने मुक्के के दम पे किया ना कि पॉइंट्स के दम पे। इसी जानून और जज्बे से यहाँ तक ईपो भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। जेसन को जापान में किसी जिम में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। यहाँ पे जेसन एज अ गेस्ट की तौर पे आया हुआ है। इसी जिम के 2 मेंबर एक ओहता नाम के बॉक्सर से कहने लगते हैं, ओहता तुमने भी तो रुकी किंग चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है ना, तो तुम जेसन के खिलाफ स्पारिंग मैच क्यों नहीं करते क्योंकि वो भी तो रुकी किंग टूर्नामेंट में होगा। ये सुन के ओहता भी जेसन को अपने स्पारिंग मैच के लिए इन्वाइट करता है। इस पर जेसन एग्री करते हुए उसे जब सेफ्टी गियर ला के देता है, उल्टा होता इसी लम्हे में उस पर टूट पड़ता है और उसे कहता है कि मुझे हेड गियर की जरूरत ही नहीं है। जेसन उसे पंच करने से काफी ज्यादा हिचकिचार होता है कहीं मैं उसे जख्मी ना कर दूं। होता उसे खतरनाक सा पंच मार के उसे घुटनों पे बैठने पे मजबूर कर देता है। और हाँ मैं बता दूं होता इस पूरी जिम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर है। अरे यार जेसन खुद को अपने घुटनों पे बैठता देख के सोचने लगता है कि वो उसे जख्मी नहीं करना चाह रहा था और अब चूंकि वो मेरी बात समझ रहा ही नहीं है तो इस पे मैं क्या करूं। जेसन को भी ये सब कुछ करना अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन जेसन की फैमिली ने अपनी उम्मीदें जेसन से लगाई हुई है। खैर यार होता उसे कहने लगता है तुम तो मेरे एक पंच से घुटनों पे बैठ गए, तो मुझे बता रहे थे कि मुझे हेडगियर पहनना चाहिए। तो हाँ यार इतना सब कुछ सुनने के बाद जेसन एक ही लम्हे में अपने पैरों पे खड़ा ही होता है और दूसरे ही लम्हे में उसे आसानी से जमीन पे टपक भी डालता है। बस जेसन के सब 2 पंचे से ओता को दोबारा होश ही नहीं आती। उनके बाकी मेंबर्स भी बस ये देख के काफी
ज्यादा चौंक जाते हैं। और यहाँ तक ये अफवाह ईपो के जिम भी पहुंच जाती है कि एक पंच से तो उसने अपने अपोनेंट को पीछे धकेला, पर इसके बाद उसने जो दूसरा पंच थ्रो किया वो उसका पावर पंच था और अपने सिर्फ एक ही पंच से बस सिर्फ अपने एक ही पंच से उसने अपने स्पारिंग पार्टनर को हॉस्पिटल में बेच डाला। इस अंक का फाइनल ब्लो एक खतरनाक किस्म की हुक होती है। ये सब जान के चीफ को काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो ईपो को इसी फिक्रमंदी से रिंग में ताकामुरा के खिलाफ बेच देता है। ताकामुरा को अपना अपोनेंट सुन के ईपो की रूह कहाँ फुटती है। इसमें चीफ से कहना चाह रहा है कि तुम ताकामुरा की हुक को डॉज करो ईपो। चीफ ईपो को बताता भी है जो काले लोग होते हैं कि मसल पावर हम व्हाइट लोगों से ज्यादा होती है। शायद से उसकी हुक यहाँ तक ताकामुरा की हुक से भी ज्यादा फास्ट हो सकती है। हाँ, जब कोई अपनी फुल पावर में हुक को थ्रो करता है फिर दोबारा कदम जमाने में और अपने डिफेंस में जाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तब तुम्हारे पास वार करने का एक सुनहरा मौका होगा। ईपो को वार्न करता है अगर तुम ताकामुरा के पंचेस को ना देख पाए या ना डॉज कर पाए समझ जाओ रूकी चैंपियनशिप में जो तुम्हारा पहला बाउट है वो तुम्हारी आखिरी बाउट होगी। तो सुनने के बाद ईपो को मियाटा से प्रॉमिस याद आने लगता है। इस सोच के ईपो पहले से भी काफी गुना ज्यादा टफ ट्रेनिंग शुरू कर डालता है। यहाँ तक ईपो पार्क में पोल वगैरह से भी ट्रेनिंग कर रहा होता है उन्हें फास्ट में डॉज करने की। ईपो के मैच में सिर्फ 10 दिन ही बाकी होती है। वो रोज ताकामुरा से पिटता होता है और फिर पार्क में भी आके ट्रेनिंग करता होता है। पहले ही बता दो ताकामुरा पंचेस थ्रो करने के मामले में एक मॉन्स्टर है। और आखिर में हम देख पाते हैं ईपो अपनी ट्रेनिंग को लेके उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका होता है। तक वो ताकामुरा की भी एक आध पंचेस को डॉज कर पा रहा होता है। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।